नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे तक देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 भी किया लॉन्च। कहा, भारत में सहकारिता का तेजी से हो रहा है विस्तार। संसद की कार्यवाही 27 नवंबर तक के लिए स्थगित। पीएम मोदी ने विपक्ष की नीयत पर उठाए सवाल। कहा, मुट्ठी भर लोग हुड़दंग करके सदन को करना चाहते हैं कंट्रोल। अभी ऑनलाइन ही होगी दिल्ली एनसीआर में स्कूलों की पढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन पर छोड़ा स्कूल खोलने का फैसला। उत्तर प्रदेश के संभल में नियंत्रण में हालात। जिलाधिकारी ने किए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। एहतियात के तौर पर इलाके में इंटरनेट बंद। 1 दिसंबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर भी रोक। और भारत के नाम हुआ पर्थ टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से दी मात। ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर रनों के लिहाज से यह सबसे बड़ी जीत। ये थी हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और इस समय की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन वैश्विक सहकारी सम्मेलन का शुभारंभ किया। पीएम ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 भी लॉन्च किया, जिसकी थीम है सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करता है। आईसीए वैश्विक स्तर पर सहकारिता का शीर्ष संगठन है। 30 नवंबर तक चलने वाले सम्मेलन का विषय सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण है। यह पहली बार है जब आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन और आईसीए महासभा की भारत मेजबानी कर रहा है। सम्मेलन में भूटान के प्रधानमंत्री और फिजी के उप प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। पीएम ने सहकारिता को भारत की जीवन शैली बताया और आजादी के आंदोलन में सहकारिता की भूमिका का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि भारत में सहकारिता का तेजी से विस्तार हो रहा है। भारत में सहकारिता ने विचार से आंदोलन, आंदोलन से क्रांति और क्रांति से सशक्तिकरण तक का सफर किया है। साथियों, आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। और पीएम ने सहकारी बैंकों की मजबूती और सहकारिता समूहों के सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयासों को भी गिनाया। ग्रामीण भारत के करीब 98% हिस्से को कोऑपरेटिव्स कवर करती हैं। करीब 30 करोड़ 300 मिलियन लोग, यानी हर 5 में से एक भारतीय सहकारिता सेक्टर से जुड़ा है। शुगर हो, फर्टिलाइजर्स हो, फिशरीज हो, मिल्क प्रोडक्शन हो, ऐसे अनेक सेक्टर्स में कोऑपरेटिव्स की बहुत बड़ी भूमिका है। और वहीं भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे ने वैश्विक सहकारी सम्मेलन में पीएम मोदी को बड़ा भाई बताया और कहा कि पीएम मोदी से मिलकर हमेशा प्रसन्नता होती है। जब भी मैं भारत में आता हूं, मुझे अपने बड़े भाई आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने का मौका मिलता है। मेरे बड़े भाई,
आज मैं बहुत खुश हूं। आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपके निमंत्रण की वजह से ही मुझे अपने बड़े भाई से मिलने का अवसर मिला। बहुत शुक्रिया। और पीएम मोदी के सहकार से समृद्धि के मंत्र पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अखबारों में एक लेख लिखा है उन्होंने कि सहकारिता एक ऐसी व्यवस्था है जो समाज में आर्थिक रूप से आकांक्षी लोगों को न सिर्फ समृद्ध बनाती है बल्कि उन्हें अर्थव्यवस्था की व्यापक मुख्यधारा का हिस्सा बनाती है। सहकारिता बिना पूंजी या कम पूंजी वाले लोगों को समृद्ध बनाने का एक बहुत बड़ा साधन है। आजादी से पहले सहकारिता जिस प्रकार आर्थिक आंदोलन का माध्यम बनी, उसे और भी अधिक ऊर्जा और शक्ति के साथ आगे बढ़ाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ। 2021 में प्रधानमंत्री ने सहकारिता का अलग मंत्रालय बनाकर सहकारिता के लिए अवसरों के दरवाजे खोल दिए। महज 3 वर्षों में देश में सहकारिता को तेज गति मिली है। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में 25 से लेकर 30 नवंबर के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन यानी आईसीए महासभा और वैश्विक सम्मेलन हो रहा है। आईसीए के 130 वर्ष के इतिहास में यह पहला मौका है जब भारत इसका आयोजक है। देश में सहकारी तंत्र का विस्तार कर एक नया आर्थिक मॉडल खड़ा किया जा रहा है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा। दुनिया के अन्य देशों के लिए यह एक विकास मॉडल के रूप में सामने आएगा। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने गत 100 वर्षों में 100 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया। अमूल भी सहकारी आंदोलन का उल्लेखनीय उदाहरण है। वर्तमान में इससे 35 लाख परिवार सम्मान और रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। सरकार ने पैक्स के कार्यक्षेत्र में विस्तार के साथ साथ उन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने का काम शुरू किया। अब पैक्स डेयरी, मत्स्य पालन, अन्न भंडारण, जन औषधि केंद्र आदि जैसे 30 से अधिक विविध क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने में सक्षम हुए हैं। 3 नई राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्यीय सहकारी समितियों के गठन से सहकारिता को मजबूती मिली है। और अब बात संसद के सत्र की। शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन था। दोनों सदनों में पहले दिन दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही 27 नवंबर यानी बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। सत्र से पहले पीएम मोदी ने हर बार की तरह दोनों सदनों में स्वस्थ और सार्थक चर्चा की उम्मीद जताई। हालांकि उन्होंने विपक्ष की नीयत पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए मुट्ठी भर लोगों की हुड़दंगबाजी से संसद को कंट्रोल करने की कोशिश चल रही है, लेकिन उनका मकसद सफल नहीं होता और जनता उन्हें सजा भी देती है। पीएम ने कहा कि जिनको जनता ने लगातार नकारा, वे अपने साथियों की बात को भी नकार देते हैं और लोकतंत्र की भावनाओं का अनादर करते हैं। जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं। उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। और देश कल संविधान दिवस मनाएगा। उससे पहले पीएम मोदी ने कहा है कि हमारे संविधान की यात्रा का 75वें साल में प्रवेश अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही उज्जवल अवसर है। कल संविधान सदन में संविधान के 75वें वर्ष के उत्सव की शुरुआत होगी।
कल संविधान सदन में सब मिलकर के इस संविधान के 75वें वर्ष की उसके उत्सव की मिलकर के शुरुआत करेंगे। संविधान निर्माण करते समय एक एक बिंदु पर बहुत विस्तार से बहस की है और तब जाकर के ऐसा उत्तम दस्तावेज हमें प्राप्त हुआ है। तो कल संविधान दिवस मनाया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था और इस दिन को मोदी सरकार में विशेष बना दिया। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 में एडॉप्ट हुआ। उसके बाद हमारा देश को एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, वाइब्रेंट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के रूप में कायम किया है। अगर ये संविधान इस रूप में नहीं मिलते तो भारत देश आज पूरा दुनिया में लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, मोस्ट वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, सब अलग अलग तरीके से भारत के जो डेमोक्रेटिक सेटअप, हमारे सिस्टम प्रोसेस को सराहना करते हैं। ये क्रेडिट जाता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो उस समय जो लोग फाउंडिंग फादर्स हैं, मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सब लोग का योगदान है। संविधान जो हम सबका स्वाभिमान भी है। भारत का संविधान जो केवल मात्र एक कानूनी दस्तावेज होने के बजाय लोकतंत्र, न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की मूर्त भावना को हम सब के बीच में मूर्त रूप देने वाला एक जीवंत दस्तावेज है। उस दस्तावेज के 75 को अंगीकृत करने, जिसके आधार पर हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र ऐसा पहचान बनाने में अपने सफल हुए, जिस संविधान के अनुरूप काम करते हुए आज 75 साल में भारत प्रगति करते हुए इस मुकाम पर आकर के पहुंचा है कि पूरे विश्व भर में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है। लेकिन निश्चित ही 75 साल का यह अवसर हम सब लोगों के लिए एक इंट्रोस्पेक्शन का अवसर अवश्य है। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती के अवसर पर सरकार ये निर्णय लेती है कि आने वाले समय में 26 नवंबर का दिन प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण निर्णय था नरेंद्र मोदी जी का। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी से जुड़े हुए स्थानों का विकास, ये भी नरेंद्र मोदी जी के इसी कालखंड में हुआ, जिसको हम पंच तीर्थ कहते हैं। आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षकों की क्षमता और स्किल को बढ़ाने के लिए टीचर ऐप का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ऐप का उद्देश्य शिक्षकों के स्किल्स और क्षमता को बढ़ाने में काफी मददगार साबित होना है। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स, इनके लिए एक अलग कैरिकुलम भी बनी है, उनकी कोर्स न्यू अप्रोच के साथ बनी है, लेकिन हमें महसूस हो रहा था कि उसकी बियॉन्ड भी जानी चाहिए। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं भारतीय एयरटेल फाउंडेशन को। उन्होंने आज द टीचर ऐप के नाम पे एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म को डेडिकेट किया, जिसमें लगभग 1 लाख टीचर्स की
मॉडर्न स्किल्स, मॉडर्न पेडागोजी, ग्लोबल अफेयर्स की परिवर्तित स्थिति, ये सारे को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उस ऐप में कई सारे फीचर, इंटरैक्टिव फीचर उसमें रखा है। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण के मद्देनजर ग्रैब प्रतिबंधों में ढील देने से साफ इनकार कर दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार सुधार नहीं दिखता तब तक ग्रैब 4 पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि ग्रैब 4 के तहत दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर बैन को लेकर तमाम अथॉरिटी नाकामयाब रही हैं। कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में स्कूल खुलेंगे या नहीं, इसका निर्णय एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन पर छोड़ दिया है। कोर्ट ने कहा कि कमीशन इस बात पर विचार करे कि एक बड़ी संख्या में आर्थिक तौर से कमजोर छात्रों को मिड डे मील नहीं मिल रहा है, उनके घर पर एयर प्यूरीफायर जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऑनलाइन मोड से पढ़ने जैसी सुविधा उन्हें उपलब्ध नहीं है। कमीशन इन सब तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए कल अपना फैसला देगा। और अब बात संभल के बवाल की। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद स्थिति नियंत्रण में है। ताज़ा अपडेट यह है कि संभल हिंसा की मजिस्ट्रियल जांच होगी। शाही जामा मस्जिद संभल इंतजामिया कमेटी के सदर को पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उपद्रवियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। हिंसा में 4 युवकों की मौत हो गई है। एहतियात के तौर पर इलाके में कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। 1 दिसंबर तक बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर भी रोक है। आदेश के मुताबिक जिले में बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और 800 लोगों के खिलाफ इस बीच मुकदमा दर्ज हुआ है। जियाउर रहमान बर्क जो सपा के सांसद हैं और सोहेल इकबाल को आरोपी बनाया गया, जो वहां के स्थानीय विधायक के बेटे हैं। घटना में 15 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आज सुबह संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर हालात का मुआयना किया। पूर्ण रूप से सामान्य है और कोई समस्या नहीं है। रात को 2:30 बजे भी हमारे द्वारा गश्त की गई थी। पूरी टीम ऑन ग्राउंड है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या अभी नहीं है। जो डीआईओ हैं उनके माध्यम से कुछ फुटेज भी जारी किए गए। जो यहाँ के जो मानिंद लोग थे उनके माध्यम से दिए गए कुछ ड्रोन की फोटोग्राफी है और कुछ कैमरा की फोटोग्राफी जो हमारे द्वारा ली गई थी वो भी जारी किए गए थे। उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में हैं जो बलवाई हैं, दंगाई हैं। उन सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और 100% लोगों को जेल भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। दीपक राठी नाम के हमारे सब इंस्पेक्टर हैं जो भी कल घायल भी हुए थे। उनके द्वारा जो यहाँ के एकता चौकी प्रभारी भी हैं, 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान बर्क को 168 बीएनएसएस का नोटिस जनपद संभल की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं। इस बीच भाजपा के नेता साक्षी महाराज ने उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साक्षी महाराज ने संभल की घटना पर एक्सक्लूसिव बात की है हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज हमारे साथ हैं। सर, संभल में जो कुछ हुआ क्या कहना है आपका? विपक्ष समाजवादी पार्टी तमाम आरोप लगा रही है। संभल में जो कुछ हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए था। न्यायालय के आदेश से सर्वे करने के लिए अधिकारी गए थे, लेकिन वहाँ के सांसद ने, वहाँ के नेताओं ने एक भीड़ को इकट्ठा करके माहौल ख़राब करने का काम किया। और जिस तरह से पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी, रोड़ेबाजी की गई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह करूँगा कि इससे ऐसा उनको सबक सिखाया जाए कि फिर ये कहीं हिमाकत ऐसी कर न सके। आप कह रहे हैं कि जो विपक्षी दल के नेता हैं उन्होंने उकसाया था क्या? बिल्कुल, ये प्री प्लान था, पूरा का पूरा उकसाया गया। बिना उकसाए तो इतनी भीड़ आ नहीं सकती। और इतने पत्थर कहाँ से आ सकते हैं? अचानक कहाँ से आ सकते हैं? अभी आप यहाँ पर खड़े हुए अगर 4 पत्थर भी जेब से निकालना चाहें, कहाँ से निकाल लेंगे? ये तो पहले से तैयारी की गई थी। सारा का सारा जितना षड्यंत्र किया प्री प्लान था। समाजवादी पार्टी की तरफ से अब मैं केवल समाजवादी पार्टी ही क्यों, पूरा विपक्ष ही तुष्टीकरण में लगा हुआ है।
इसकी सबको निंदा करनी चाहिए, लेकिन फिर इसको उकसाने का, भुनाने का, राजनीति करने का जो षड्यंत्र है, गलती जहाँ से भी हुई है समीक्षा होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी महाराज, बीजेपी सांसद। उनका कहना है कि ये पता लगाना जाना चाहिए कि किसने उकसाया और आखिर इतने पत्थर कहाँ से आए। ये पूर्व नियोजित एक पूर्व प्लानिंग थी जो संभल में जो कुछ हुआ, और कई विपक्षी नेताओं ने इस पूरी घटना में उकसाने का काम किया था। ये आरोप है कि इसकी जांच होनी चाहिए, ऐसा कह रहे हैं बीजेपी सांसद साक्षी महाराज। कैमरामैन आशीष के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। अगली खबर, हाल ही में उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। अब अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। जिस याचिका के कारण मिल्कीपुर में उपचुनाव नहीं हो सका, वो याचिका वापस हो गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर करने वाले भाजपा नेता बाबा गोरखनाथ की ने इसे वापस लेने के लिए अपील दी थी। अब चुनाव आयोग इस सीट पर चुनाव का ऐलान कर सकता है। मिल्कीपुर से विधायक रहे अवधेश प्रसाद के जून में सांसद बन जाने के बाद ये सीट खाली हो गई है। एक ब्रेक और उसके बाद बात करेंगे कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री कौन हो सकते हैं। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत। ब्रेक के बाद अब बात करेंगे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री की। कौन बन सकते हैं महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री? इस सवाल का जवाब शायद आज मिल जाए। सबसे बड़े दल के रूप में उभरी बीजेपी में इस मामले को लेकर बैठकों का दौर चलता रहा है। मुंबई में आज बीजेपी की चुनाव संचालन समिति की बैठक हुई। बैठक शुरू होने से पहले भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के करीबी प्रवीण दरेकर ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस महायुति के दोनों पक्षों के साथ अच्छा समन्वय रख पाएंगे, इसलिए वो मुख्यमंत्री बने, ऐसी बीजेपी के नेताओं की इच्छा है। भाजपा ने इस बार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 132 सीटें जीती हैं। 14वीं महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर यानी कल ही समाप्त भी हो रहा है। इस बीच एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि बिना किसी मतभेद के गठबंधन का धर्म निभाते हुए मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाएगा। महायुति की आगे की रणनीति क्या होगी, इसको लेकर प्रफुल्ल पटेल से बातचीत की है हमारी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल हमारे साथ हैं। सर, अब निगाह यही है, आपने तो एनसीपी का विधायक दल का नेता चुन लिया अजीत पवार, लेकिन एनडीए का नेता कौन होगा? देवेंद्र फडणवीस, शिंदे, तो तमाम बातचीत होने, कब बैठक होनी? देखिए, 1-2 दिन का सवाल तो होता ही है, क्योंकि चुनाव अभी परसों ही हुआ, आज दूसरा ही दिन है, और स्वाभाविक है कि हमारे सब विधायक भी हैं, अपने अपने क्षेत्रों में अपने जो मतदाता हैं उनको आभार व्यक्त कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, थोड़ा जल्लोश कर रहे हैं। हमने कल केवल हमारे विधायक दल की बैठक बुलाकर हमारे नेता अजीत पवार साहब को पुनश्च हमारे पार्टी के लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर के तौर पे इलेक्ट कर लिया। अब जब बाकी की पार्टियों का भी, उनकी भी मीटिंगें बाकी हैं, वो जब होगी उसके बाद 2-3 दिनों में हम लोग आपस में बैठ के इसका फैसला कर लेंगे। कोई मुझे इसमें अंतर या विवाद नजर नहीं आता है। 1-2 दिन में तीनों दलों की बैठक होगी, बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना की, उसमें तय कर लिया जाएगा। बिल्कुल होगी, और कोई उसमें मतभेद नहीं होगा। आराम से और सही तरीके से जो एक कोलिशन का जो धर्म होता है उसको निभाते हुए फॉर्मूला बन जाएगा। और हम ये फिर से कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम एनडीए में दिल्ली में और मुंबई में काम कर रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन से इसमें सही हमारा फैसला हो जाएगा। फार्मूला तो वही रहेगा, 1 सीएम 2 डिप्टी सीएम, उसमें तो कोई बदलाव की बात नहीं। भाई, स्वाभाविक है कि अभी जैसे एक मुख्यमंत्री और 2 पार्टी के उप मुख्यमंत्री है, तो वही करीब करीब वही फॉर्मूला तो सबके लिए लागू होगा। अब कौन बाकी की जो बातें हैं, मंत्रालय, ये सब बातों, ये सब चर्चा का विषय होता है। ठाकरे को कोई नसीहत देना चाहेंगे और कांग्रेस को? हमारी बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं हैं। ऐसे ही आप संघर्ष करते रहो और गिरते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, उनका कहना है कि जल्द ही फैसला हो जाएगा, कोई विवाद नहीं है, मिल बैठकर तय हो जाएगा कि कौन होगा एनडीए का नेता, यानी
महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री, उस पर जल्द ही स्थिति साफ हो जाएगी और तीनों दल मिल बैठकर फैसला करेंगे। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब खबर इफी से जुड़ी हुई। भारतीय सेना ने गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इफी में सेना दिवस परेड 2025 का प्रोमो वीडियो लॉन्च किया, जिसकी आर माधवन और रकुल प्रीत जैसी फिल्मी हस्तियों ने काफ़ी प्रशंसा की। सेना दिवस परेड इस बार पुणे में आयोजित की जाएगी। सेना दिवस परेड 1949 में फील्ड मार्शल KM करियप्पा की भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्ति की याद में हर वर्ष ये सेना दिवस आयोजित की जाती है। इस वर्ष की परेड बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर में होगी। परेड में मार्चिंग टुकड़ियां सहित ड्रोन और रोबोटिक्स जैसी अत्याधुनिक रक्षा तकनीकों के प्रदर्शन के साथ साथ युद्ध प्रदर्शन और मार्शल आर्ट प्रदर्शन शामिल होंगे। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।